इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं इस वीडियो में हम लोग आगे CDP के लेक्चर 2 वीडियो हम लोग देखते हैं। इससे पहले CDP मैराथन का लेक्चर 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख लें। इसके बाद लेक्चर 2 भी देख लेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे और बारी बारी से सभी क्वेश्चन को और इसके कंटेंट्स को देखते हैं। यदि आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे और वहाँ से सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा के लिए अमेरिकी दार्शनिक जो है जॉन डेवी जाने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय माना। जॉन डेवी के अनुसार त्रिध्रुवीय में बच्चा, शिक्षक और वातावरण आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा वैसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों के इच्छाओं, रुचियां एवं उनकी क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण कराते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो निम्न प्रकार से है, जिसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट है लोकतांत्रिक कक्षा, डेमोक्रेटिक क्लासरूम। वैसी कक्षा जिसमें सभी छात्रों के लिए एक समान व्यवहार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। बच्चों के अंदर हमें जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए क्योंकि छोटा बच्चा जिज्ञासा से ही सीखता है। बच्चा के मन में हमेशा जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब कहाँ पहुँचे, अब क्या होगा इत्यादि। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है अनुभव और चर्चा, एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। बच्चों के अंदर पहले से जो जानकारी होती है उसके अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे चर्चाओं के माध्यम से सीखते हैं। आपसी चर्चा के माध्यम से बहुत ही आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंट। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिक विभिन्नता महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जितने भी शिक्षार्थी होते हैं प्रत्येक के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है। शिक्षक को प्रत्येक शिक्षार्थियों के गुणों का सम्मान करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है अगले स्लाइड पर देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह अंतः विषय विधि, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड। इसके अंतर्गत बच्चों को सभी विषयों से अंतः संबंधित कर शिक्षा प्रदान करना शामिल होता है। जैसे क्लास में पर्यावरण और हम की कक्षा में साइंस और सोशल साइंस दोनों बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षक को कक्षा के अंदर लचीलापन रखी जानी चाहिए। शिक्षक को अपने शिक्षक के अंदर तथा कैरिकुलम पाठ्यक्रम के अंदर लचीलापन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है बाल केंद्रित शिक्षण विधि, चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड्स। जॉन डेवी ने कुछ विधियां बताए थे कि किस प्रकार से समस्या का समाधान की जानी चाहिए और उसमें से फर्स्ट है समस्या समाधान विधियां, सेकेंड है प्रोजेक्ट विधि और थर्ड जो है वह स्वयं कर सीखना, यानी बच्चा स्वयं से ही सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट पर स्क्रीन पर नेक्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं वह है सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग। बच्चा अपने समाज से अधिगम कर एवं समाज के अनुभव से सीखता है। अतः शिक्षक को छात्रों के बीच समाज के अंदर खोजपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए एवं समाज को सम्मान भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है ज्ञान निर्माण, नॉलेज कंस्ट्रक्शन। बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण पूर्व अनुभव के आधार पर स्वयं करता है।
शिक्षक एक सुविधादायक की भूमिका में रहते हैं। शिक्षक, यहाँ शिक्षक होना चाहिए, यानी शिक्षक जो है एक सिर्फ सुविधादायक की भूमिका में रहते हैं। यहाँ पर शिक्षक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित को समर्थन करता है, जहाँ पर बच्चों को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, यानी बच्चों के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों के अनुरूप, अनुरोध नहीं, बच्चों के अनुरूप ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इस पेज पर एक क्वेश्चन ले लिया गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलते हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा द्वारा समाज के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट है संस्कृति संचारण, सेकंड है असमानता तथा विषमता और थर्ड है सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक परिवर्तन। तो आप देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, या तीनों सही है कि दो सही है। तो आप इसका देखकर आप इसका जवाब दें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा द्वारा समाज के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है तीनों हो जाएगा, संस्कृति का संचारण, असमानता तथा विषमता एवं सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक परिवर्तन। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। तो आप देखें कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें से फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है सही हो जाएगा। यानी अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके और एक आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो के रोक करके भी क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड पर एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा और सुसाध्य हेतु दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को आप बारी बारी से पढ़ें और देखें कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, समावेशी शिक्षा के बढ़ावा और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है। तो इसका जो है विद्यालय जाने वाले बालकों को हर वर्ष में सर्वेक्षण करना, ये सही है। नेक्स्ट जो है पुस्तक, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध कराना, ये भी सही है। संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग, ये भी सही है। तो इस प्रकार से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो आप देखें कि ये दो जगह फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा। यहाँ पे 4 दिया हुआ है ऑप्शन, तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से समझते हुए रीड करें और देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार से
फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो चारों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट जो है समावेशी यानी इंक्लूजन। इस समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है। सामान्य बच्चा, दिव्यांग बच्चा, भिन्न भिन्न IQ लेवल वाले बच्चे, अमीर एवं गरीबों के बच्चे, सामाजिक रूप से अगड़ा या पिछड़ा, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, जिसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है बहिष्करण, एक्सक्लूजन। इस कक्षा में सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है और शेष सभी बच्चों को बाहर निकाल दी जाती है, और ऐसी शिक्षा को बहिष्करण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है पृथक्करण, सेग्रीगेशन। इस कक्षा में सामान्य बच्चों को एक साथ एवं अन्य शेष बच्चों को अलग एक साथ शिक्षा दी जाती है, और इस प्रकार की शिक्षा को पृथक्करण, सेग्रीगेशन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह एकीकरण, इंटीग्रेशन। इसके अंतर्गत शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ दी जाती है, परंतु सामान्य बच्चों के बीच ही दी जाती है, और शेष अन्य बच्चों के उपयोगिता पर कोई ध्यान नहीं दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चारों पॉइंट आप आसानी से समझ लिए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रोक कर इस चारों पॉइंट को समझते हुए रीड करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे होंगे, PWD यानी पर्सन विथ डिजेबिलिटी 1995 के स्थान पर RPD, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 आई थी। PWD 1995 के अंतर्गत 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, परंतु RPD 2016 एक्ट जो आई थी इसके अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता को रखा गया। 21 प्रकार की दिव्यांगता निम्न प्रकार की है, जिसे हमें बारी बारी से देखना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट है शारीरिक अपंगता, यानी शारीरिक अपंगता के अंतर्गत जो है लोकोमोटर डिजेबिलिटी आता है, लेप्रेसी क्योड आता है, सेरिब्रल पल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम, यानी 6 प्रकार का जो ये बीमारी है ये शारीरिक अपंगता के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, नेक्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृश्य हानि, और इसके अंतर्गत 2 आता है, एक अंधापन आता है और नेक्स्ट कम दृष्टि यानी ब्लाइंडनेस और लो विजन। नेक्स्ट जो है स्पीच लैंग्वेज डिजेबिलिटी, वाक भाषा विकलांगता, इसके अंतर्गत स्पीच लैंग्वेज डिजेबिलिटी आता है। इसके बाद नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित, इसके अंतर्गत डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, बहरा और सुनने में कठिन आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, बौद्धिक विकलांगता, और इसके अंतर्गत जो आता है वह स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार। और नेक्स्ट जो है अगले स्लाइड पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है मेंटल बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल या ब्लड डिसऑर्डर, मल्टीपल डिजेबिलिटी, मानसिक व्यवहार, मस्तिष्क संबंधी विकार, रक्त विकार, एकाधिक विकलांगता, और इसके अंतर्गत भी ये सब इसके अंतर्गत भी निम्न दिव्यांगता आती है। 30 नंबर है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसऑर्डर और मल्टीपल डिजेबिलिटी। नेक्स्ट जो है अगले स्लाइड पर देखते हैं। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हम लोग देखते हैं। इस पेज पे है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चे एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में। इसका मतलब उन समूहों के लिए सीखने के वास्तविक अवसर हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से बाहर रखा गया है। न केवल विकलांग बच्चे बल्कि अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले भी। यानी समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ ही विकलांग बच्चे को भी रखा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, समावेशी शिक्षा से
सम्मानित हो गया है। संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार की है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है डाइवर्सिटी अमॉन्ग द लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के बीच विविधता। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विविधता का सम्मान किया जाता है। भारत के अंदर विविध धर्म, जाति, समुदाय एवं अलग अलग विषय विशेषज्ञ लोग हैं और किन्हीं के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो यह समावेशी शिक्षा का इसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने का उल्लेख है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे आधारभूत संरचना है, इसके बाद संसाधन की उपलब्धता है, मूल्यांकन तंत्र है। तो आप वीडियो को रोककर इसको आप आसानी से पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे शिक्षकों की शिक्षण पूर्व तैयारी प्रिपेयर्डनेस ऑफ द टीचर। बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को पूर्व से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, यानी शिक्षकों को तत्परता दिखानी चाहिए। इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसे रखा गया है कि शिक्षक को हमेशा ही विद्यार्थियों के प्रति, शिक्षार्थियों के प्रति तत्परता दिखानी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 है, वंचित और हाशिए परिस्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, शिक्षा में साम्यता। वंचित और हाशिए परिस्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक जो सुनिश्चित करेगा वह है शिक्षा में साम्यता। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों को समझना बहुत ही ज़रूरी है और वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर इससे पहले लेक्चर 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे अवश्य देखें। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वह इक्वालिटी का, समानता का। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को समान रूप से अच्छी और समझी जाती है, एक समान समझी जाती है तथा इसे समान संसाधन उपलब्ध की जाती है। इक्विटी है जिसे साम्यता कहा जाता है, इसके अंतर्गत बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर, लास्ट हो गया है, लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित तत्व क्षमता के अनुरूप संसाधन दी जाती है। यानी जिस बच्चा को जिस रूप में जो आवश्यकता है उसे पूरा किया जाता है। सिंपैथी, सहानुभूति, इसमें विषम परिस्थितियों में एक दूसरे को सहानुभूति दी जाती है। जैसे यदि बच्चा घर में अपने माता पिता द्वारा परीक्षा पास नहीं होने पर पीटा जा रहा है तो हमें वहाँ सहानुभूति दिखाते हुए कह सकते हैं कि इतना मत पीटे, अब यह पढ़ लेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह एम्पैथी का, समानुभूति का। इसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में समान अनुभूति की जाती है। शिक्षक के अंदर समानुभूति की भावना होनी चाहिए, समानुभूति होनी चाहिए, समानुभूति की ही भावना होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पर क्वेश्चन ले लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझें, इसके बाद आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा गैर प्रासंगिक सामग्री, यानी सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर भी क्वेश्चन नंबर 21 है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप देखें कि कौन कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा लचीला पाठ्यक्रम और गम्य इमारतें।
यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर भी क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समन्वित किया जाता है। इस क्वेश्चन का भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो पहला विकल्प होगा, अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर भी क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक समस्याओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। इस क्वेश्चन का भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा सेकेंड विकल्प, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर भी क्वेश्चन नंबर 24 है, मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो आप दो कथन दिया हुआ है, दो तथ्य दिया हुआ है, तो आप देखें कि इसमें से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह दोनों तर्क होगा। आयु 6 वर्ष बच्चे उचित वजन परिवर्तन और चरण के साथ फेंक सकते हैं और 7 वर्ष के बच्चे बिना देखे एक पैर का संतुलन संभव हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 25 ले लिया गया है, इनमें से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा व्यवहारात्मक, यानी सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुधा कुभांकर यानी जग और कुंभ, जिसे मग कहा जाता है, का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुभांकर के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समाज समस्यावादी क्यों है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो पहला विकल्प हो जाएगा, विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षा एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। इस पेज पर भी कुछ पॉइंट है, तो उसे देखना और समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म वर्तमान में विद्यालय में रचनावाद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो निम्न प्रकार से है। इसके अंतर्गत बच्चा पूर्व ज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और सक्रिय रूप से, क्षत्रिय हो गया, सक्रिय रूप से सीखता जाता है। रचनावाद के अंतर्गत बच्चा स्वयं ही पूर्व ज्ञान से सीखता है तथा शिक्षक सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है। रचनावाद के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करती है, यानी बच्चों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप ही शिक्षा दी जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान या नवीन ज्ञान का सृजन करते जाते हैं। अब कुछ और पॉइंट है जो हमें नेक्स्ट पेज पर मिलेगा। इस पेज पर क्वेश्चन ले लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें इसमें से कौन कौन सा तर्क जो है सही है। तो इस क्वेश्चन में चारों तर्क जो है सही हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थ पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? अब 4 इसमें दिया हुआ है, तो चारों कथनों को ध्यान से आप पढ़ें और देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 तर्क जो है सही हो जाएगा। प्रामिति विविध प्रकार की पुस्तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। और उन्नति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। भिन्न भिन्न होना चाहिए यहाँ पे। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े का यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा रचनावाद। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। यदि इस चैनल पर आप नए हो और पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो इस चैनल से अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगी। और वीडियो को लाइक भी कर लेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, पहले कथन दिया हुआ है कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद तर्क दिया हुआ है कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है और इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान ही होती है। और तर्क में जो दिया हुआ है कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हकीकत है कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से कथन और तर्क दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। शैशवावस्था में भाषा विकास के चरण निम्नलिखित है। यानी जन्म के समय जो है बच्चा रोना शुरू करता है और 2 से 3 माह के बच्चा अनुकूलन करता है, यानी अ आ इस तरह से आवाज़ निकालता है। और जब 6 महीना का बच्चा होता है तो वह बबलाना शुरू कर देता है, ब बा करना स्टार्ट कर देता है। और 1 साल के जो बच्चा है, बच्चों में 2 से 3 शब्द का विकास हो जाता है, यानी पापा और मम्मी बोलने लगता है। 1.5 साल से 2 वर्ष के बच्चे टेलीग्राफिक स्टेज में पहुंच जाते हैं और इस स्टेज में बच्चे में 2 और 3 शब्दों में से मिलाकर एक वाक्य बनाने की क्षमता आ जाती है। इस पेज पर शैशवावस्था है, यानी इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। शैशवावस्था के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। अजनबी चिंता यानी स्ट्रेंजर एंग्स्टी। शैशवावस्था में बच्चा को अजनबी लोग जब गोद में लेते हैं तो डर जाता है और रोने लगता है, अपने माता पिता के गोद में जाने को जिद करने लगता है। नेक्स्ट जो है मूल प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चा का व्यवहार मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है, यानी जब बच्चा खुश हो जाएगा तो आनंद की अनुभूति करेगा और दुखी होने पर पूर्व की भांति ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है फेक इमोशंस एंड एम्पैथी। बच्चे इस अवस्था में फेक इमोशंस दिखाने लगते हैं, यानी जब बच्चा अपने घर में मोबाइल देकर खाना खा रहा है तो मोबाइल छीन लेने पर रोना शुरू कर देगा और वापस देने पर अचानक शांत हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा के अंदर समानुभूति का गुण होता है। यानी यदि घर में माता पिता रो रहे हैं तो बच्चा भी देखकर रोना शुरू कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट है जलन की भावना यानी फीलिंग ऑफ जीलियसली। यदि अपने बच्चों के सामने दूसरे बच्चों को गोद में लेंगे तो आपका बच्चा रोने लगेगा और आपका बच्चा भी आपके गोद में आने हेतु कोशिश करने लगेगा। इस पेज पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु इसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोयल वर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा चौथा ऑप्शन, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो चलते हैं हम लोग पेज पर देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है नैतिकता के 3 स्तर। लॉरेंस कोहेल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता जन्मजात नहीं होती, इसे बच्चा धीरे धीरे सीखता है। बच्चा समाज से धीरे धीरे सीखता है। नैतिकता सही और गलत स्पष्ट करने की सोच का आंतरिक गुण है। बच्चा कैसे कैसे नैतिकता दिखता है, इसके लिए लॉरेंस कोहेल वर्ग ने 3 लेवल बताया, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन तीनों लेवल में 2-2 स्टेज बताया। तो सबसे पहले जो है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल को देखेंगे। इस स्तर में 2 स्टेज है। पहला जो स्टेज है वह है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इस अवस्था में बच्चा डर एवं दंड पाने से बचने हेतु आज्ञा पालन करता है। जैसे घर में मेहमान आने को होते हैं तो उनके लिए जो नाश्ता की व्यवस्था की जाती है उसको खाना शुरू कर देता है, लेकिन अपने माता पिता के डांट के वजह से छोड़ देता है। मेहमान को आने पर वह नमस्ते प्रणाम करता है, लेकिन उन्हें जाने के तुरंत बाद छोड़े गए नाश्ते को खाने हेतु दौड़ पड़ता है। इस तरह की नैतिकता जो है दंड से बचने हेतु बच्चे दिखाते हैं। सेकेंड जो है वह है सदनात्मक तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था में टीट फॉर टैट वाली नैतिकता होती है, यानी 2 बच्चों के बीच एक बच्चा दूसरे का टॉफी लेता है तो दूसरे वाला बच्चा भी पहले वाला बच्चा का कोई ना कोई सामान चुरा लेता है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। वाइगोस्की एवं पियाजे दोनों रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे जो कहते हैं कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण पूर्व ज्ञान के आधार पर स्वयं करते हैं। वाइगोस्की ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा कि बच्चा अपने समाज से, संस्कृति से अंतः संबंधित होकर सीखता है। इस पेज पर एक क्वेश्चन ले लिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप चारों को ध्यान से पढ़ें और देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे साध्यता के साथ कर सकते हैं। इस पेज पर भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा
वह होगा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, यानी संस्कृति और भाषा। इस प्रकार से फर्स्ट विकल्प जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। इस पेज पर हम लोग बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे। बुद्धि की निम्न प्रकार की प्रकृति होती है। फर्स्ट जो प्रकृति है वह है चिंतन यानी थिंकिंग। बुद्धि के माध्यम से ही हम चिंतन करते हैं, इसके माध्यम से क्रिएटिविटी एवं क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। सेकंड जो प्रकृति है वह है कल्पना, इमेजिनेशन। बुद्धि के माध्यम से ही कल्पना की जाती है। क्लास में पढ़ जैसे काश मैं पढ़ लेता तो आईएएस बन जाता। तो इस तरह की जो कल्पना की प्रकृति है और बुद्धि के माध्यम से ही होती है। सेकंड जो प्रकृति है वो थर्ड जो है समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बुद्धि के इस्तेमाल कर ही हम सभी किसी समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी हमारे अंदर समस्या समाधान की क्षमता में बुद्धि के माध्यम से ही आती है। चौथा जो प्रकृति है वह बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी बुद्धि जो है बहुआयामी होती है। 5 नंबर है आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बुद्धि हेतु आनुवंशिकता और वातावरण जिम्मेदार होते हैं। जिस घर के लोग ज़्यादा आईक्यू लेवल वाले या कम आईक्यू लेवल वाले होते हैं उनके संतान भी यानी उस घर के बच्चे भी इस आईक्यू लेवल वाले हो जाते हैं, लेकिन वातावरण की वजह से यानी पढ़ने पढ़ाने की सुविधा देकर उनके आईक्यू लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से आनुवंशिकता और वातावरण यानी बाद में उसको पढ़ा लिखा कर उसके आईक्यू लेवल को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की ये दोनों जो है ये बुद्धि की प्रकृति है। 6 नंबर जो है वह अनुकूलन, एडेप्टेशन। बुद्धि में वातावरण के अनुरूप अनुकूलित करती है। परिवर्तनशील यानी चैलेंजेबल। बुद्धि में हमेशा बदलाव होती रहती है। अभी कुछ कम होगी, कुछ दिन के बाद बुद्धि कुछ और हो जाएगी। इसी तरह से बुद्धि बढ़ने की सतत प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी उम्र के अनुसार जो है बुद्धि बढ़ते जाती है। नेक्स्ट जो है जटिल क्षमता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज। बुद्धि के अंदर हम जो भी संपूर्ण विषयों का अध्ययन करते हैं सभी बुद्धि के अंदर पड़ी रहती है, यानी बुद्धि जो है जटिल क्षमताओं का एक समूह है। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन ले लिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 34 है। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार प्रभाषित करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा बहुदिशाई क्षमता। इसके विभिन्न अलग अलग आयाम है। इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखें कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36 है। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का इस्तेमाल करने की मुख्य सरोकार है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें देखें कि 4 ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो चारों ऑप्शन हो जाएगा। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा को उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सेकेंड विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। इस पेज पर हम लोग कुछ पॉइंट दिया हुआ है उसे हम लोग देखेंगे। पहला है सेक्स। सेक्स जो है जैविक संरचना यानी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। यह स्थिर होता है क्योंकि यह प्राकृतिक होता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर सामाजिक संरचना यानी सोशल कंस्ट्रक्ट है और यह गतिशील होती है। इसमें माना जाता है कि जो मेल होता है जो ताकतवर होता है इसलिए घर के बाहर का काम करते हैं और फीमेल घर का काम करते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन संभव है। मेल घर का काम कर सकते हैं और फीमेल भी घर के बाहर का काम कर सकते हैं, यानी यह चेंजेबल है, गतिशील है।
नेक्स्ट जो है वो लैंगिक रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। यह वैसी धारणा है जो हमारे समाज के अंदर बहुत पहले से बनी हुई है कि लड़की नाजुक होती है और पुरुष ताकतवर होते हैं। शिक्षक को इसे चुनौती दी जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है वह है लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। इसमें एक जेंडर को दूसरे जेंडर की तुलना में वरीयता दी जाती है। जैसे शिक्षक वर्ग में कहता है कि इस प्रश्न का जवाब सिर्फ लड़के लोग देंगे, लड़कियां नहीं। यहाँ शिक्षक जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, लेकिन शिक्षक को लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं दी जानी चाहिए। इस पेज पर एक क्वेश्चन ले लिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें एक अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों की भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करती है और इसका कारण है कि जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा तीसरा ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण होता है, यह गलत है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38 है। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा कि फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखता है? तो आप बताएं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर 1 वीडियो, लेक्चर 2 वीडियो है। इससे पहले अगर लेक्चर 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो CDP के लेक्चर 1 वीडियो मिलेगा, आप उसे क्लिक करके देख लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।